हेलो स्टूडेंट्स, खान लर्निंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं अज़रा खान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बढ़िया से होंगे आप सब और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ एंड पेडागोजी के वेरी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस। सैम्पल पेपर सीटेट परीक्षा 2022 का जो एमपी टेट में भी आपका पेपर का ऐसा ही प्रारूप होने वाला है। परीक्षा तिथि 2000 अब परीक्षा तिथि जो थी आपकी पेपर कब हुआ था, ये 24 जनवरी 2023 में। तो उसका ये क्वेश्चन पेपर जिसमें आपको 30 क्वेश्चंस आज मिलने वाले हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एमपी टेट में भी इसी तरह का पेपर आपको मिलने वाला है 10 जनवरी से जो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप भी टेट और सीटेट एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बस एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और याद कर लीजिएगा ये सारे के सारे क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, यदि 4.004 और 6.121 के योगफल में से 2.027 और 4.450 के योगफल को घटाया जाए तो प्राप्त परिणाम होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन से बस थोड़ा सा सॉल्व करके करना है। ऑप्शन ए है 3.801, ऑप्शन बी 30648, ऑप्शन सी 34441, 3.441, ऑप्शन डी 40044। सो देखते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं किस तरह से क्या पूछा जा रहा है कि 4.004 और 6.121 इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों का योगफल जो आए उसमें से कितने घटाना है आपको 2.027 और 4.450 के योगफल को, इसको योगफल को घटाना है। मतलब पहले दोनों चारों संख्याओं को जोड़ना है, इन दो को अलग जोड़ना है, दो को अलग जोड़ना है। देख सकते हैं आप इसके योगफल में से इन संख्या के योगफल को घटाना है। अब 4.004 और 6.121 के योगफल में से 2.027 और 4.450 के योगफल को घटाने पर तो उसका योगफल कितना आया 10.125 और इसका योगफल कितना आया 6.477। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा 3.648, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की एक संख्या 3465 में पहले और चौथे स्थानों के अंकों को आपस में बदला गया है तथा दूसरे और तीसरे स्थानों के अंकों को, मतलब आप समझ रहे हैं क्वेश्चन के 4 अंकों की एक संख्या है जो है 3465 में पहले और चौथे स्थानों के अंकों को, पहला कौन सा है 3 और चौथा स्थान पे कौन है 5, आपस में बदला गया तथा दूसरे और तीसरे स्थान के अंकों को भी आपस में बदला गया। मतलब दूसरे और तीसरे स्थान को 6 को इधर और 4 को इधर कर दिया गया। तो इस प्रकार एक नई संख्या प्राप्त हुई। नई और पुरानी संख्याओं का योगफल क्या होगा 8928, 7110, 9999 या 9108। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संख्या 3465 में पहले और चौथे अंक तथा दूसरे और तीसरे स्थान के अंकों को आपस में बदला गया। तो इस प्रकार नई संख्या क्या बनी, पहले और इसको बदला तो 5 इधर आ गए, 3 इधर आ गए और इसमें 4 इधर आ गया और 6 इधर आ गया। तो अभीष्ट इनका योगफल देखा हमने कितना हुआ 9108 हो गया। तो दोनों का योगफल इसको कर दिया हमने तो आंसर क्या आ गया 9108। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संख्याओं 25, 34, 22, 15 और 30 के गुणनफल में कितने शून्य होंगे। मतलब इनके गुणनफल अगर करें तो कितने शून्य होंगे 2, 3, 1 या 4। देखते हैं ऑप्शन, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 25 गुणा 34 गुणा 22 गुणा 15 गुणा 30 बराबर 5 गुणा 5 बराबर 17 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ये उनके क्या होंगे गुणनफल होंगे। शून्यों की संख्या बराबर 2 है, मतलब 2 शून्य आ रहे हैं इसमें, और 5 के समुच्चय की संख्या बराबर 2 गुणा 5 की घात 3 है। सो अतः शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, क्योंकि 5 तिया 15, 15 दूनी 30 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से और ये संख्या जो है शून्यों की संख्या हो जाएगी आपकी 3। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्यावकाश के समय राधा की 4 सखियों ने देखा कि वह कोई चपातियाँ नहीं लाई हैं, मतलब रोटियाँ नहीं लाई हैं। इसलिए उसकी 3 सखियों में से प्रत्येक ने उसे 1/4 चपाती और शेष सखी ने आधी चपाती उसे दे दी। उसके पास कितनी चपाती हो गई, मतलब कितनी रोटियां हो गई 1 सही 1/2, 3/4, 5/4 या 1 सही 3/4। तो राधा की 4 सखियों के द्वारा राधा को दी गई चपातियों का भाग 1/4 भाग दे दिया। फिर उसने 1/4 दिया, फिर 1/4 दिया और सबसे लास्ट वाली ने आधी रोटी उसको दे दी।
तो कितना हुआ 1 + 1 + 1 + 2, 2 एकम 2, और नीचे बटे में कितने आ गया 4 एलसीएम लेने पर, तो 5/4 हो गया। तो राधा के पास कुल चपाती हो गई 5/4। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को 1 अंक की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, 3 अंकों की एक संख्या, 4 अंकों की एक संख्या और 5 अंकों की एक संख्या को जोड़ने के लिए कहा। उसने ये भी कहा कि उपर्युक्त संख्याओं में केवल 1 का ही प्रयोग करना है, मतलब 1 के अलावा 2 या 3 का प्रयोग नहीं करना है। तो देखते हैं क्या उत्तर होगा इसका। ऑप्शन देख लेते हैं। 21,342, 12,345, 41,235 या 12,354। तो केवल 1 अंक का ही प्रयोग द्वारा 1, 2, 3, 4 और 5 अंकों की बनी संख्या। 1 अंक की एक संख्या बराबर 1, 2 अंकों की एक संख्या बराबर 11, 3 अंकों की एक संख्या बराबर 111, 4 अंकों की एक संख्या बराबर 1111 और 5 अंकों की एक संख्या बराबर 11,111। अब इन सभी को जब आप योग करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12,345। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटते हुए क्रम में लिखी संख्याएं, इनमें से कौन सा है जो घटते हुए क्रम में संख्याएं लिखी देख लेते हैं। तो ऑप्शन इसके आपके सामने है। घटते हुए क्रम मतलब अवरोही क्रम में लिखी संख्याएं। सबसे पहले 443, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर उससे छोटी संख्या है 434, फिर उससे छोटी है 424, फिर है 419, फिर 408, फिर 401। तो ये घटता हुआ क्रम है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक आयत में कितनी सममित रेखाएं हैं। 4, 3, 2, 1। तो देखते हैं, सममित रेखा मतलब वह रेखा होती है जिसे किसी भी आकृति में इस रेखा के अनुदिश मोड़ने पर दोनों तरफ के भाग समान प्राप्त होते हैं। आयत में सममित रेखाओं की संख्या बराबर कितनी है 2 है। सममित मतलब एक इधर से खींची गई है, मतलब एक जो इसको क्रॉस कर रही है, तो सममित रेखा मतलब एक के ऊपर जो एक रेखा खींची गई तो उनकी संख्या कितनी है 2 है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन के एक फलक का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। इसके सभी किनारों की लंबाइयों का योगफल सेंटीमीटर में क्या होगा। मतलब एक घन के एक फलक का परिमाप अगर देखा जाए तो 40 सेंटीमीटर है जो दिया है। इसके सभी किनारों की लंबाइयों का योगफल सेंटीमीटर में क्या होगा। 120 होगा, 60 होगा, 480 होगा या फिर 240 होगा। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 120 होगा, क्योंकि फलक है और ये इसके कॉर्नर हैं और ये किनारे हैं। देख सकते हैं आप आकृति में। तो घन का फलक एक वर्ग में होता है। घन में जो है फलकों की संख्या कितनी है 6 है। 2 इधर है, 2 इधर है, 2 ऊपर है, 2 नीचे। तो इस तरह से कितने हो जाएंगे 2, 2, 4 और 2, 6। मतलब 2 इस साइड से लंबाई चौड़ाई से, 2 ऊपर नीचे से हैं और 2, ठीक है ना। तो 6 फलकों की संख्या हो गई। घन में कोनों की संख्या कितनी है 8 है। कॉर्नर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। तो 8 कॉर्नर हैं और घन में किनारों की संख्या कितनी है 12 है। तो किनारे आप ये देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये हैं आपके किनारे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि मतलब लंबाइयों का योगफल सेंटीमीटर में क्या होगा तो 120 होगा। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 9। वैल्यू ऑफ 3 सही 1/3 मतलब 3 सही 1/3 समकोणों का मान बराबर है। 3 तिया 9 और 1 10/3 समकोणों का मान बराबर है 270 डिग्री के, 300 डिग्री के, 310 डिग्री के, 330 डिग्री के। देखते हैं 3 सही 1/3 मतलब 3 + 1/3 गुणा 90 समकोण मतलब 90 डिग्री। तो 3 तिया 9, 3 गुणा किया और 1 जोड़ दिया 10 होगा। 10/3 गुणा 90, 3 से 90 30 बार कट गए, 10 गुणा 30 हमारे पास रह गए। तो 30 का गुणा जब आप 10 में करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 300 डिग्री इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल ने 25 लीटर धारिता वाले 3 द्रव डिटर्जेंट के डिब्बे खरीदे और पदार्थ को 750 मिलीलीटर माप वाली बोतलों में स्थानांतरित किया मतलब भर दिया। वे इससे ऐसी कितनी बोतलों को भर सकता है 33, 80, 100 या 110। देखते हैं 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो 25 लीटर बराबर होगा 25,000 मिलीलीटर। तो 25 लीटर वाले 3 डिब्बों
में पदार्थ की मात्रा 25,000 गुणा 3 हो जाएगी तो 75,000 मिलीलीटर होगा। 75,000 मिलीलीटर पदार्थ को 750 मिलीलीटर वाली बोतलों में स्थानांतरित करने पर बोतलों की संख्या कितनी होगी? तो 75,000 में 750 से भाग दे देंगे, 1,000 एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा। 75 का भाग जब 7,500 में हमने दिया तो 100 बोतल भर जाएंगी। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बढ़ई को 12 मीटर लंबे एक फट्टे को 10 बराबर भागों में काटना है। बोरी के जो फट्टे होते ना उसको 10 बराबर भागों में काटना है। यदि एक बार काटने के लिए 2 मीटर 15 सेकंड का समय लगता है तो 2 मिनट 15 सेकंड का समय लगता है तो इस फट्टे के 10 समान टुकड़ों को, मतलब फट्टे मतलब जो लकड़ी के फट्टे होते हैं ना, फरे, उनको बोलते हैं, उन टुकड़ों को प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा? 18 मिनट 45 सेकंड, 20 मिनट 15 सेकंड, 20 मिनट 5 सेकंड या 19 मिनट 35 सेकंड। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं, 12 मीटर का एक फट्टे हैं, लकड़ी का ये फट्टा टुकड़ा है। 12 मीटर लंबे एक फट्टे को 10 बराबर भागों में बांटने के लिए 9 बार काटना पड़ेगा, क्योंकि एक बार काटेंगे तो 2 भाग होंगे, फिर एक बार काटेंगे तो 2 भाग होंगे, तो कितनी बार काटना पड़ेगा उसको? 9 बार। ठीक है, तो फट्टे को एक बार काटने में लगा समय 2 मिनट 15 सेकंड या 135 सेकंड। 9 बार काटने में लगा समय 135 गुणा 9 कर दिया तो 12-15 सेकंड हो गए, या 20 मिनट 15 सेकंड का समय लगेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रूट सेलर मतलब एक फल विक्रेता फलों को नीचे दी गई मूल्य सूची से बेच रहा है। एक तरफ फ्रूट मतलब फलों की सूची है, एक तरफ मूल्य है। आम कितने? 100 रुपये किलो बेच रहा है, मतलब 100 रुपये पर केजी। ठीक है, ऑरेंज यानी संतरे बेच रहा है 160 रुपये किलोग्राम, और नारियल बेच रहा है 40 रुपये का एक पीस, और सेब बेच रहा है 250 पर केजी, मतलब 250 रुपये किलो। अब क्या पूछ रहा है? देखो व्यक्ति, जैन ने 2 किलोग्राम आम, 500 ग्राम संतरे, 500 ग्राम सेब और दो नारियल खरीदे तो उसने कितने रुपए देने पड़ेंगे? 485 रुपये, 385 रुपये, 550 रुपये या 430 रुपये। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नगत मूल्य सूची से देख लेते हैं कि 2 किलोग्राम आम का मूल्य है 2 गुणा 100, मतलब 2 किलो खरीदेंगे तो 100 रुपये किलो आम है, तो 2 गुणा 100 200 रुपये हो जाएगा। 500 ग्राम संतरे का मूल्य कितना है? आधा किलो संतरे का मूल्य है 80 रुपये। 500 ग्राम सेब का मूल्य 125 रुपये और 2 नारियल का मूल्य 80 रुपये। तो जैन द्वारा भुगतान किया गए कुल रुपये 200 प्लस 80 प्लस 125 प्लस 80 बराबर 485 रुपये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैटर्न 21, 41, 31, 51, 41, 61 ब्लैंक कॉमा ब्लैंक में लुप्त क्रमशः संख्याएं क्या हैं? 61 71 है, 51 61 है, 61 81 है, ये 51 71 है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्नगत पैटर्न निम्न प्रकार होगा, देखते हैं किस प्रकार है। 21, 41, 31, 51, 41, 61, 51, 71 ऐसा होगा। देखो कैसे होगा, मतलब इसमें 21 41 में कितने का अंतर है आपका? 31 में देखा जाए तो 10 का अंतर हो रहा है। 31 से 41 में 10 का अंतर हो रहा है। 41 से 51 में 10 का अंतर हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं 41 से 51 में 10 का अंतर है, 51 से 61 में 10 का अंतर है, तो 61 से 71 में 10 का अंतर होगा। तो कौन सी संख्या आ जाएगी आपकी? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी 51 61 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको सोच समझकर इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपक ने कुछ बीजों को अपने बगीचे में बोया और इन बीजों से पौधे बनने के विकास को दिनों की संख्या में अनुसार निम्नलिखित चार्ट में दर्शाए अनुसार रिकॉर्ड किया। देखते हैं, दिनों की संख्या और पौधों की लंबाई सेंटीमीटर में। दिनों की संख्या मतलब पहले 0 दिन, जिस दिन बोया उस दिन लंबाई 0 सेंटीमीटर में गई। तीसरे दिन दिनों की संख्या तीसरे दिन जब उसने देखा तो 1.4 सेंटीमीटर। छठवें दिन जब उसने देखा तो 5.3। 9वें दिन देखा तो 9.5 सेंटीमीटर। 12वें दिन देखा तो 10.3 सेंटीमीटर और 15वें दिन जब उसने देखा तो 10.9 सेंटीमीटर पौधे की लंबाई रही। अब देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, किन तीन दिनों की अवधियों में पौधों की लंबाई में वृद्धि क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम थी, ये पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए
3 से 6, 9 से 12, 6 से 9, 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9 या 6 से 9, 12 से 15। तो किस में सबसे अधिकतम वृद्धि हुई और किस में सबसे न्यूनतम वृद्धि हुई देखते हैं। तीसरे से छठे दिन पौधे की लंबाई में वृद्धि। तीसरे से छठे दिन देखें, तीसरे और छठे दिन पौधे की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, 5.3 और 1.4, इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, 4 और 3 कितने, 13 में से घटा देंगे, 13 में से 4 गए, 9 बचे, एक हाथ से इधर ले लिया, 2 हो गए, दशमलव की जगह दशमलव आ गया, 5 में से 2 गए तो 3। तो तीसरे से छठे दिन पौधे की लंबाई में वृद्धि, कितनी वृद्धि हुई, छठवें दिन व 9वें दिन तक पौधे की लंबाई में हुई वृद्धि। छठवें से 9वें दिन तक, छठवें और 9वें दिन तक पौधे की लंबाई में वृद्धि। 9.5 में से 5.3 को आप घटा देंगे तो कितनी वृद्धि हो गई, 4.2 हो गई। अब 12वें दिन से 15वें दिन तक पौधे की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई देखते हैं। 12वें और 15वें दिन 10.3 और 10.9, तो 10.9 से 10.3 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 0.6। अतः स्पष्ट है कि 6 से 9 दिन में वृद्धि अधिकतम तथा 12 से 15 दिन में वृद्धि न्यूनतम रही। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 6 से 9 और 12 से 15। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ मतलब का मान 101.01 गुणा 0.001 का मान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। एक शिक्षक ने कक्षा 1 के बच्चे को कुछ वस्तुएं दी और पूछा कि कौन सी वस्तुएं लुढ़केंगी मतलब ढुलक जाएंगी और कौन सी वस्तुएं सरकेंगी। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त गतिविधि का उद्देश्य नहीं है। वस्तुओं को 2 समूहों में वर्गीकृत करना उद्देश्य नहीं है पूछा है। उन्हें लुढ़कने यानी रोलिंग और सरकने स्लाइडिंग की अवधारणा को समझाना कि लुढ़कना और सरकना क्या होता है, रोलिंग स्लाइडिंग क्या होता है। विभिन्न त्रिविम यानी 3D आकृतियों के गुणों के बारे में चर्चा करना या किसी गतिविधि में बच्चों को संलग्न रखकर कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक शिक्षक द्वारा कक्षा 1 के बच्चों के कुछ वस्तुएं दी गई और बच्चों से पूछा कि इनमें से कौन सी वस्तुएं लुढ़केंगी और कौन सी सरकेंगी। तो इसके लिए प्रयुक्त गतिविधियां वस्तुओं को ढुलकने वाली वस्तु तथा सरकने वाली वस्तु में वर्गीकृत करना है। उन्हें बताना है कि लुढ़कने मतलब रोलिंग वाली वस्तु तथा सरकने वाली वस्तु की अवधारणा को समझाना है। 3D जो त्रिविम वस्तुएं हैं आकृतियाँ उनके गुणों के बारे में चर्चा करना है, जैसे बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ आदि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बोझ रहित अधिगम को, बोझ रहित अधिगम मतलब ऐसा लर्निंग करवाना जो बच्चों पर बोझ ना हो को सर्वप्रथम किस में अवधान मिला। कोठारी कमीशन 1964 से 1966 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से, ठीक है, यशपाल कमेटी मतलब 1993 में, या फिर राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार जिसे RTE कहा जाता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यशपाल समिति, बोझ रहित अधिगम को सर्वप्रथम अवधान यशपाल समिति से मिला। और यशपाल समिति क्या है देख लेते हैं। इस समिति का मुख्य उद्देश्य सीखने की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों पर विशेष रूप से युवा छात्रों पर बोझ रहित अधिगम को कम करने के तरीकों पर सलाह देना था। सन 1993 में, इसमें गलत छपा है, 1993 में यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इसका, प्राथमिक कक्षा के गणित में टाइल पैटर्न टाइलिंग की गतिविधि को शामिल करने की क्या प्रासंगिकता है। ये बच्चों का मनोरंजन करता है और व्यस्त रखता है। जब शिक्षक शिक्षिका अपना कार्य कर रहे होते हैं, उच्च स्तरीय गणित में परिकलन की योग्यता के निर्माण में मदद करता है। ये अधिगमकर्ताओं को अनुपात एवं समानुपात के विचारों को विकसित करने में मदद करता है। यह अधिगमकर्ताओं में समतल पृष्ठों के क्षेत्रफल की अवधारणा को समझने में मदद करता है। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के स्तर के अनुसार विद्यार्थी किस स्तर पर वर्गों को नियमित चतुर्भुज के रूप में पहचानने में सक्षम होंगे। दृश्यीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैन हेले ने ज्यामितीय चिंतन के 5 स्तर दिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और 5 स्तर कौन कौन से हैं, लेवल 1 है चाक्षुषीकरण विजुअलाइजेशन, लेवल 2 है विश्लेषण एनालिसिस, लेवल 3 है
आपका अनौपचारिक निगमन, लेवल 4 है औपचारिक निगमन, और लेवल 5 है आपका दृढ़ता मतलब डायगोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक स्तर की गणित पाठ्यचर्या में सबसे अधिक बल दिया गया है। मतलब प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पर गणित पाठ्यचर्या अगर तैयार की जा रही है तो उसमें से किस पे सबसे ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, किसको अधिक महत्व दिया जा रहा है। ऑप्शन है औपचारिक समस्या समाधान पर, फॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिज्ञासा के पोषण पर, न्यूट्रिंग क्यूरियोसिटी, ओरल लर्निंग मतलब मौखिक अधिगम पर, या फिर प्रोडक्ट ओरिएंटेड लर्निंग उत्पाद अभिमुख ओरिएंटेड यानी अधिगम पर। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि न्यूट्रिंग क्यूरियोसिटी जिज्ञासा के पोषण पर, मतलब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जानने की इच्छा रखें जिसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति गणित का उत्तम शिक्षक बनना चाहता है, एक उत्तम गणित शिक्षक बनने के लिए उसमें होना चाहिए। ऑप्शन है अल्प समय में समस्याओं को हल करने की क्षमता, संख्या पद्धति बीज गणित एवं ज्यामिति का अच्छा ज्ञान, अवधारणात्मक ज्ञान एवं गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने की क्षमता, केवल गणित के तथ्यों और सूत्रों का ज्ञान। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक उत्तम गणित शिक्षक बनने के लिए एक व्यक्ति में अवधारणात्मक ज्ञान हो मतलब कॉन्सेप्ट का नॉलेज हो, एवं गणितीय विषय वस्तु को मतलब मैथमेटिक्स के कंटेंट को वास्तविक जीवन से जोड़ने की क्षमता होनी चाहिए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन कलन विधि के लिए सही हैं। कलन विधि को हाल ही में कंप्यूटरों के विकास के बाद विकसित किया गया है। इसमें तार्किक क्रम से निर्देशों के चरण दर चरण के समुच्चय समाविष्ट हैं। या जब हम कलन विधि का उपयोग करते हैं तब हम समस्याओं को छोटे चरणों में तोड़ सकते हैं। ये गहन निर्देशों का असंख्य अनुक्रम है जो ठेठ रूप से विशिष्ट समस्याओं के एक वर्ग को हल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो देखते हैं सही विकल्प का चयन क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी सही है, बी और सी सही है, या ए बी और डी सही है, या फिर बी सी और डी सही है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और सी सही है। इसमें मतलब इसमें तार्किक क्रम से निर्देशों के चरण दर चरण के समुच्चय समाविष्ट हैं, और जब हम कलन विधि का उपयोग करते हैं तब हम समस्याओं को छोटे छोटे चरणों में बांट सकते हैं। सो ऑप्शन बी और सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कलन विधि समझ लेते हैं क्या होती है कि गणित संगणन तथा अन्य विधाओं में किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक चरणों के समूह को कलन विधि यानी एल्गोरिदम कहते हैं। सो यही कलन विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से कौन सा घटक विद्यार्थियों में गणित के भय को बढ़ाने में योगदान नहीं करता। कौन सा घटक है जो गणित के भय को बढ़ाने में योगदान नहीं देता है। ऑप्शन देख लेते हैं। एग्जामिनेशन सिस्टम, परीक्षा प्रणाली व्यवस्था, एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का अमूर्त स्वरूप, जेंडर स्पेसिफिक एबिलिटीज, जेंडर संबंधी विशिष्ट समस्याएं, या फोकस ऑन स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, मानक प्रक्रियाओं पर बल। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जेंडर संबंधी विशिष्ट क्षमताएं जो हैं विद्यार्थियों में गणित के भय को बढ़ाने में जेंडर संबंधी विशिष्ट क्षमताओं का योगदान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लड़कों की अपेक्षा किसी विषय वस्तु में लड़कियों को कम आंकना उचित है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू निपुण, मतलब निपुण भारत दस्तावेज के अनुसार आधारभूत स्तर पर बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण गणितीय कौशल आवश्यक हैं। ऑप्शन ए बी और ई कौन से आवश्यक हैं देखते हैं। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। पहले अवलोकन मतलब दृश्यीकरण ऑब्जर्वेशन है, रीजनिंग तर्क है, दृश्यीकरण विजुअलाइजेशन, संप्रेषण, या फिर अमूर्त विचार। सो देखते हैं भारत दस्तावेज के अनुसार आधारभूत स्तर पर बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण गणितीय कौशल आवश्यक हैं। ए बी और ई। ऑप्शन बी है ए बी सी और डी चारों, ऑप्शन सी डी और ई, ऑप्शन डी बी और ई। सो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी और डी चारों ही आवश्यक हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन भी ज़रूरी है, रीजनिंग यानी तर्क भी ज़रूरी है, दृश्यीकरण तो बहुत ज़रूरी है, संप्रेषण भी आपका अच्छा होना चाहिए, और अब्स्ट्रैक्शन यानी अमूर्त विचार भी होने चाहिए। तो निपुण भारतीय दस्तावेज के अनुसार ये सभी इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ए बी सी और डी। इसमें ई माइनस है मतलब ई नहीं होना चाहिए, अब्स्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या बोध के विकास के लिए सबिटाइजेशन एक महत्वपूर्ण पहलू है। सबिटाइजेशन
एक महत्वपूर्ण पहलू यानी पक्षीय सबिटाइजेशन का अर्थ है। देखते हैं क्या अर्थ है। वस्तुओं की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए दिए गए समुच्चय में वस्तुओं को गिनना। ऑप्शन नंबर बी है सप्लाव गिनती यानी स्किप गिनती करना। सप्लाव गिनती यानी स्किप गिनती करना। सामान्यतः शीघ्रता से देखकर एक समुच्चय में वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना, या वस्तुओं की मिलती जुलती विशेषताओं के आधार पर भिन्न भिन्न समूह बनाना। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सामान्यतः शीघ्रता से देखकर एक समुच्चय में वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबिटाइजेशन का अर्थ भी समझ लीजिए। सबिटाइजेशन का अर्थ होता है सामान्यतः शीघ्रता से देखकर एक समुच्चय में वस्तुओं की संख्या को ज्ञात करना। सबिटाइज करने के लिए एक सेट में चीज़ों की संख्या के हल को जल्दी से देखकर पहचानना। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है, मतलब प्रोजेक्ट वर्क का क्या है जो उद्देश्य नहीं है। देखते हैं। बच्चों को अर्थपूर्ण रूप से सामूहिक कार्य में संलग्न रखना, बच्चों की अवधारणात्मक समझ को आंकना, बच्चों को घर पर उनके खाली समय का उपयोग कराना, या अवधारणा के वास्तविक जीवन का उपयोग समझना, अनुप्रयोग समझना। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी के गणित में परियोजना का अर्थ है गणित अधिगम के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से जो गणितीय विस्तृत कार्य योजना बनाई और कार्यान्वित की जाती है उसे गणितीय परियोजना का उद्देश्य कहते हैं। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को घर पर उनके खाली समय का उपयोग कराना ताकि बच्चे पढ़ाई से थोड़ा सा मन ना हटाएं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर प्रतिरूप पहचान एवं पूर्वानुमान पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि पूर्वानुमान मतलब पहले से जो अनुमान लगाए गए हैं उन पर आप यहाँ भी समझ सकते हैं। एट प्राइमरी स्टेज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस शुड बी गिवन टू पैटर्न रिकॉग्निशन एंड प्रेडिक्शन बिकॉज, क्योंकि ऐसे अभ्यास गणित में विवेचन कौशल को प्रोत्साहित करते हैं, बच्चों को सृजन कला में व्यस्त रखते हैं, ये बच्चों को प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं, प्रतिरूपों को सीखना आसान है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऐसे अभ्यास गणित में विवेचन कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय चिंतन और अभिकलनीय यानी कंप्यूटेशनल चिंतन के बारे में सही नहीं है। देखते हैं। अभिकलनीय कंप्यूटेशन चिंतन गणितीय घटकों के साथ गणित में समस्या को हल करने तक सीमित है, या फिर ये कहें कि दोनों समस्या समाधान के तरीके हैं। ऑप्शन सी है दोनों विधियों में अपघटन और एल्गोरिदम डिज़ाइन जैसी प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। ऑप्शन डी है गणितीय चिंतन और अभिकलनीय चिंतन अमूर्त विचारों के साथ काम करने की क्षमता में सहायक हो सकते हैं। तो क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय चिंतन और अभिकलनीय चिंतन के बारे में सही नहीं है। हमेशा नेगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें आपको चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, फिर उसमें से कौन सा नहीं है उसको छांटना है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गणितीय चिंतन। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए क्या है कि अभिकलनीय मतलब गणितीय चिंतन घटकों के साथ गणित में समस्या को हल करने तक सीमित नहीं है, तो ये इसमें ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है आपका, निर्देश के दौरान अधिगम की प्रगति को आंकने के लिए गणित शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस आकलन विधि का उपयोग किया जाता है। निर्देश के दौरान अधिगम की प्रगति को आंकने के लिए मतलब उसका इवैल्यूएशन करने के लिए, आकलन करने के लिए गणित शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस आकलन विधि का उपयोग किया जाता है। प्लेसमेंट आकलन, रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन या फिर निदानात्मक आकलन। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन क्या होता है कि रचनात्मक आकलन छात्रों की अधिगम प्राप्ति में सुधार के लिए शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों को संशोधित करने के लिए अधिगम की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा नियोजित औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है। ये जो पढ़ाया जाता है उसे अभिकल्पित करने, छात्रों के पूर्व ज्ञान और अनुश्रभव का गठन करता है। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट, जब कक्षा 5 के विद्यार्थियों से दो भिन्न 3/4 और 2/5 को जोड़ने के लिए कहा गया, तब कई विद्यार्थियों ने
उन्हें निम्नलिखित प्रकार से जोड़ा। 3/4 + 2/5 बराबर कैसे जोड़ा? 3 और 2 5 को जोड़ दिया और 4 और 5 9 कर दिया। तो त्रुटि सुधारने के लिए गणित के एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों का किस प्रकार समर्थन करेंगे? बच्चे ने जो त्रुटि की है, जो गलती की है, उसको कैसे सुधारेंगे? समान समस्याओं का एक कार्यपत्रक विद्यार्थियों को अभ्यास के लिए देंगे, मतलब उसी से समान कंडीशन उनको फिर से देंगे। विद्यार्थियों को अपने उन सहपाठियों से उत्तर नकल करने के लिए कहकर जिन्होंने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, या फिर भिन्नों को कागज के वृत्ताकार कटआउट द्वारा दर्शाकर ये समझाना कि उन्हें कैसे जोड़ा जाता है, या ये कहे कि श्यामपट्ट पर प्रश्न को हल करने की कलन विधि को पुनः समझाकर विद्यार्थियों को उसकी नकल करने के लिए कहना। सो राइट आंसर आप समझ ही गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जिस तरह से हम बच्चों को साक्षात्कार करके ऑडियो विजुअल कराकर समझा सकते हैं, बच्चों को प्रदर्शित करके समझा सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे बच्चे कैसे ही नहीं सीख सकते। क्योंकि कक्षा 5 के विद्यार्थियों द्वारा अगर 3/4 और 2/5 को 5/9 बराबर इस तरह से जोड़ा गया है, तो इस त्रुटि को सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? 3/4 + 2/5 बराबर बच्चों को सिखाएंगे कि इनका त्रियक गुणा करना है। 3 का गुणा 5 में होगा, 4 का गुणा 2 में होगा और बटे में नीचे दोनों का एलसीएम आएगा, फिर दोनों संख्याएं जुड़ेंगी और इसका आंसर आ जाएगा 23/20। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भिन्न को कागज के वृत्ताकार कटआउट द्वारा दर्शाकर ये समझाना कि उन्हें कैसे जोड़ा जाता है। तो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारी लास्ट क्लास थी मैथ की। नेक्स्ट डे से हम आपके लिए पर्यावरण के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्लासेस होने वाली हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारा जो भी सिलेबस है बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहा है। ये हमारी 15 क्लास गणित की आज कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद आज से कल से हम पर्यावरण की क्लासेस डालना स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चे हमसे नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नज़दीक आ रही है अब आपकी एग्ज़ाम की डेट। तो उससे भी रिलेटेड और भी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम आपको बताने वाले हैं पर्यावरण से। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.